मित्रों नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, प्राचार्य श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उज्जैन, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के आग्रह पर पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्षम का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें संधि, समास, कारक, तद्धित इत्यादि हैं, व्याकरण के भाग का अध्यापन करवा रहा हूँ। आप सभी के लिए आज मैं व्यंजन संधि का पाठन करवाने जा रहा हूँ। देखिए, व्यंजन संधि और स्वर संधि अभी हमने पढ़ी थी। स्वर संधि में हमने दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, पूर्व रूप इत्यादि संधि पढ़ी थी, जहाँ स्वरों को लेकर के कुछ काम हो रहा था, इसलिए वो स्वर संधि थी। कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जहाँ स्वर नहीं होते हैं, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो जो व्यंजन संधि है, यहाँ दो व्यंजन वर्णों को मिलकर के कुछ काम होगा। इसके लिए एक सूत्र पाणिनि ने दिया, मैं आगे आपसे उसकी चर्चा करूँगा। पहले व्यंजन संधि की परिभाषा देख लीजिए। यह वर्णः स्वर साहाय्येन उच्चार्यते सह व्यंजन वर्णः। जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वरम विना व्यंजनोच्चारणम संभवम न भवति। स्वर के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो पाना संभव नहीं है, अर्थात स्वर के बिना व्यंजन वर्ण उच्चरित नहीं हो सकते हैं। अब द्वयोः व्यंजन वर्णयोः, दो व्यंजन वर्ण, पूर्व में भी व्यंजन वर्ण होगा और पर में भी व्यंजन वर्ण होगा। तो द्वयोः व्यंजन वर्णयोः तथा व्यंजन स्वरयोर मध्य, स्वर और व्यंजन, कहीं कहीं स्वर और व्यंजन मिलकर के काम होगा, कहीं व्यंजन व्यंजन मिलकर के काम होगा। तो व्यंजन स्वरयोर मध्य या संधि भवति, जो संधि होगी वह व्यंजन संधि कही जाएगी। व्यंजन संधेरपि अनेके भेदाः भवन्ति। व्यंजन संधि के भी अनेकों भेद होते हैं। तत्र प्रमुखाः, उनमें से जो कुछ प्रमुख भेद हैं उनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। अब देखिए व्यंजन संधि के भेद। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। पहला भेद है ष्टुत्वम, दूसरा ष्टुत्वम, तीसरा जष्त्वम, चौथा चरत्वम, पांचवा अनुस्वारः और छठा है लत्वम परसवर्णः। तो सबसे पहले हम इसको इसी क्रम से देखेंगे। पहले ष्टुत्व पढ़ेंगे, फिर ष्टुत्व पढ़ेंगे, फिर जस्त्व और चरत्व, अनुस्वार, लत्व, परसवर्ण, इस क्रम से हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि कैसे होती है। तो महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है स्तोहोश्चुनाश्चुः। यह सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको अष्टाध्यायी में मिल जाएगा। इसका अर्थ है सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौ स्तः। सकार अर्थात दंत सा, ये वाला सा। सकार तवर्गयोः, सकार हो चाहे तवर्ग हो। तवर्ग से मतलब क्या है, ता, था, दा, धा, न। तो सकार तवर्गयोः शकार चवर्गाभ्याम, शकार अर्थात ये वाला सा, शक्कर वाला, तालव्य सा। तो शकार चवर्गाभ्याम, और चवर्ग में चाछा जाझा या, योगे, इनका योग हो, ये आगे होंगे तो शकार चवर्गौ स्तः, तो शकार को चवर्ग हो जाएगा। जैसे दूसरी परिभाषा नीचे दी हुई है, उसको देखिए। सा अथवा तवर्गात पूर्वम व शा अथवा तवर्गः अस्ति चेत तदा सवर्णः शा वर्णः भवति तथा तवर्गः चवर्गः भवति। बहुत सरल है। सकार तवर्गयोः, ये देखिए यहाँ ये वाला जो सा है दंत सा, इस दंत सा अथवा तवर्ग, तवर्गात पूर्वम, तवर्ग से पूर्व, तवर्ग किसे कहते हैं, ताथा दादा ना के पूर्व, पहले। उत्तरम वा, अथवा उत्तर बाद में, शा अर्थात ये शा, शक्कर वाला सा, अस्ति
यदि है चेत तदा, तो क्या होगा, तो ये होगा कि सवर्णः सवर्णः भवति। तो ये जो सा है, कौन सा वाला, दंत सा वाला, ये सा जो है दंत सा का, इसको क्या हो जाएगा, ये सा हो जाएगा, तालव्य सा। इसको सरौता वाला सा बोलते हैं, इसको शक्कर वाला सा बोलते हैं सरल भाषा में। इसे वैसे तालव्य सा कहते हैं और इसे दंत सा कहते हैं। तो अब देखिए ये सवर्णः सवर्णः भवति, सवर्ण सवर्ण हो जाएगा और तवर्ग चवर्ग हो जाएगा। कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब रामः धन शेते, तो ये जो रामः है तो रामः नहीं है, असल में इसमें रामस है। तो ये जो रामस है, तो रामस का जो सा है, तो बहुत सारे सूत्र लगेंगे। मैं सूत्र के पचड़े में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सारांश में मुझे आपको विषय वस्तु उपलब्ध करवाना है। इसलिए ये जो रामस का सा है, इस सा को रू होगा, फिर ऊ की इत संज्ञा होगी, फिर रा को विसर्ग होगा। तो ये रामः में जो रा का विसर्ग लगाएगा, इनके लिए 2-3 सूत्र लगेंगे। जो रामः का विसर्ग है तो वास्तव में रामस है। तो अब आप देखिए रामस धन सेते है, तो ये जो रामस का सा है, तो इस सा को हो जाएगा ये वाला सा। तो ये हो गया रामस सेते में 2 सा आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, रामस सेते। इसी प्रकार से रामस धन चिनौती है, तो जो रामस का सा था इसको क्या हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा शक्कर वाला। तो ये रामस चिनौती में हो गया। देखिए अब देखिए सत धन चित है, तो सत का जो तवर्ग है इसको चवर्ग हो जाएगा, तवर्ग को चवर्ग होता है, तो ये हो गया 2 चा, तो सच्चित बन गया। कस धन चित है, इस सा के बाद यदि चवर्ग है तो आगे चा हो जाएगा, तो कश्चित हो जाएगा। ये देखिए उत धन चारणम है, तो तवर्ग को चवर्ग होता है, तो ये उच्चारणम में तवर्ग को चवर्ग हो गया। इसी प्रकार से उज्ज्वल धन ज्वला है, तो जो दा था तवर्ग का, ता था दा तीसरा वर्ण, तो उसको चवर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो चा छा जा हो जाएगा। तो ये देखिए उज्ज्वला में तीसरा वर्ण जा हो गया, तो आपका वाक्य बन गया उज्ज्वला। अब इसके अलावा आप देखिए, ये तो आपकी एक संधि हो गई। इसके अलावा अब दूसरी संधि लेते हैं। व्यंजन संधि का दूसरा भेद है ष्टुत्वम। ष्टुत्व संधि के लिए भी एक सूत्र महर्षि पाणिनि देते हैं, ष्टुना ष्टुः, स्तोह ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। अर्थात सा, ये जो तालव्य सा होगा, दंत सा जो होगा, ये सा स्तोहो ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। इस सा को आप ये वाला सा बनाएंगे मूर्धन्य सा। इसके लिए ये काम किया जा रहा है। तो सा वा तवर्गेति पूर्वे, सा हो चाहे तवर्ग पूर्व में हो, ता था दाधा ना ये पहले हो, उत्तरे वा चाहे बाद में हो, सा वा टवर्गः स्यात्। तो ये जो सा है अथवा टवर्ग हो तो सवर्णः सवर्णः भवति। तो ये जो दंत सा है, ये इसको ये मूर्धन्य सा हो जाएगा, ये वाला सा दोनों हो जाएंगे, दंत सा को हो जाएगा। इसके उदाहरण देखिए, रामस धन टीकते, तो रामस का जो सा था आगे टवर्ग में मिला इसको, तो ये रामस टीकते में ये वाला सा बन गया, रामस टीकते। तत् धन टीका, तो तवर्ग को टवर्ग हो जाएगा, तो ता पहला वर्ण है तवर्ग का, और अब टवर्ग का पहला वर्ण टा हो गया, तो तट टीका बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए उद्धन डयनम, तो दा क्या है, कौन सा वर्ण है, ता था दा तीसरा वर्ण है। तो अब टवर्ग का तीसरा वर्ण देखिए, तो टा ठा डा, ये उड्डयनम में तीसरा वर्ण उड्डयनम बन गया। कृष धन नह, यहाँ भी देखिए कृष का जो सा है इसको यहाँ मूर्धन्य हो गया, चाहे ये वाला सा हो और चाहे मूर्धन्य सा हो, दोनों को, मूर्धन्य को भी मूर्धन्य ही होता है और इस सा को भी मूर्धन्य होता है। पेश धन ता, तो जो पेश का सा था उसको सा हो गया इधर मूर्धन्य, पेष्टा बन गया। तो ये ष्टुत्व संधि कही जाएगी। अब ष्टुत्व संधि के बाद आप देखिए कौन से, इसके लिए महर्षि पाणिनि भी एक सूत्र देते हैं, झलाम जशो अंते पदांते झलाम जसः स्युः। पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार है तो झल प्रत्याहार बताने की जरूरत तो नहीं होगी, झ भई घड़ दस जब गड़ दस। आगे देखिए खप चटत चटतो कपय सर हल, वहाँ तक जाएगा। ये वर्ण जितने मैंने उच्चरित किया, ये वर्ण यदि बाद में होंगे तो क्या हो जाएगा,
पदांत झलाम जसह स्यु, तो पद के अंत में यदि झल है तो उसको जस हो जाएगा। अब जस किसे कहते हैं यह भी आप जानते जानते हैं, ज ब ग ड दश। तो इसमें से अब परिवर्तन कैसे हो रहा देखिए। परिवर्तन हो रहा है बाक धन ईसह, तो जो बाक का है वर्गस्य प्रथमः द्वितीयः तृतीयः वर्णः, वर्ग का किसी भी वर्ण का, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये जो वर्ग होते हैं उन वर्गों का, तो वर्गस्य प्रथमः द्वितीयः तृतीयः वर्णः तस्य वर्गस्य तृतीयः वर्णः भवति, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। पदस्य अन्ते स्वरे परे च, पद के अंत में स्वर पर में हो तो, स्वर भी आप समझते हैं आ ई उ रील री, तो उसी वर्ण का क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। आगे उसको स्वर मिलना चाहिए। तो जैसे बाक धन ईसा देखा आपने, तो बाक का जो का है आगे ईसा में उसको स्वर वर्ण मिल गया, तो उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो देखिए कवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, गा है, का खा गा, तो ये तीसरा हो गया वागीशः। बहुत सरल है। सुप धन अंतः, अब इसका इसी वर्ग का तीसरा वर्ण देखिए, तो पा फा बा, ये बा तीसरा वर्ण है तो सुबंत बन गया। षट धन एव, आगे स्वर मिल गया, टवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, टा ठा डा, तो षडेव में टा को डा हो गया। जगत धन ईशा, तो जो जगत का ता था उसी वर्ग का तीसरा वर्ण चाहिए, ईशा आगे स्वर मिल गया इसको, तो ता था दा, ये हो गया दा, तो जगदीशा बन गया। ये आपकी जस तो संधि हो गई। अब इसके बाद आप इसी की दूसरी एक और परिभाषा देखिए। वर्गस्य प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः वर्णः तृतीय वर्णः भवति, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण तीसरा वर्ण हो जाता है। कब, अन्ते वर्गस्य तृतीयः वर्णः चतुर्थः वर्णः वा स्यात्, यदि अंत में तीसरा चौथा वर्ण हो तो। ऐसा नियम पाठ मध्य भवति, या भी पाठ के बीच में नियम होता है। अब देखिए कैसे, तो बुध धन धी है, तो ये जो बुध का धा है इसको तीसरा वर्ण होगा। तो ये देखिए बुध धन धा है, तो इस धा को क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। ता था दा, दा तीसरा वर्ण है, बुद्धा बुद्धि हो गया। लभ धन धा, लभ धन धा, तो जो लभ का भा था इसको क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, तो ये लब्धा बन गया। आरभ धन धम, यहाँ भी बा हो जाएगा तो आरब्धम बन जाएगा। दिक धन गजह, जो का है इसको तीसरा वर्ण हो जाएगा तो गा हो जाएगा, दिग्गजह बन गया। दुग धन धम, तो इसी वर्ण का तीसरा हो जाएगा, तो जो दुग का घा था उस घा को क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, का खा गा तीसरा वर्ण है तो दुग्धम बन जाएगा। अब देखिए चरत्व संधि चौथी है। तो चरत्व संधि में एक सूत्र है खरिचा, खरि परे झलाम चरह स्युः, खर पर में हो तो झलों को चर होता है। अब खर किसे कहते हैं, तो खा फा छा ठा था चा टा ता व का पय श स श र, ये खर प्रत्याहार है। तो खर परे झलाम चरह स्युः, खर पर में हो तो झलों को चर होता है। तो ये क्या है देखिए, वर्गस्य प्रथमः द्वितीयः तृतीयः, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चतुर्थ वर्ण तस्य वर्गस्य प्रथमः वर्णः भवति, उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। अन्ते यदि, अंत में यदि पहला दूसरा तथा ये तीनों सा 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 इति वर्णः स्युः तदा, बाद में यदि ये कोई तीनों सा में से कोई भी सा होगा तो पहला वर्ण हो जाएगा। अब पहला वर्ण जैसे देखिए कैसे कहाँ हो रहा है, सद धन कारः, तो जो सद का दा था इस दा को पहला वर्ण हो जाएगा तो सत्कारः बन गया। उद धन पन्नः, पहला वर्ण होगा तो उत्पन्ना तवर का हो गया। तद धन परः, तत्परः में भी वही हो गया। दिक धन पालः, तो उसी वर्ण का पहला वर्ण हो जाएगा तो दिक्पाला बन जाएगा। इसको चरत्व संधि कहते हैं। अब चरत्व संधि के बाद देखिए एक अनुस्वार संधि आती है। ये जो अनुस्वार संधि है यह बहुत सरल है। हम देखते हैं कि जहाँ श्लोक वगैरह लिखे होते हैं तो कहीं कहीं ऊपर बिंदी होती है और कहीं कहीं वह माँ किसी भी वर्ण में मिल जाता है, स्वर वर्ण में, और वाक्य रचना हो जाती है। तो हमें कहाँ माँ को अनुस्वार करना है, कहाँ बिंदी लगाना है, कहाँ वो माँ ही रहेगा, तो ये समझने के लिए आप देख लीजिए। जैसे मौनुस्वारः एक सूत्र बताया है पाणिनि ने,
मांतस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् धली। मांत पद को अनुस्वार होता है। अनुस्वार अर्थात कि ये बिंदी होती है ऊपर जो लगती है, तो मांत पद को अनुस्वार होता है, ये वाली बिंदी। तो मांत पद को अनुस्वार करना है। हल प्रत्याहार पर में हो तो, हल प्रत्याहार आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है। अब देखिए, शब्द मांतस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् धली, मांत पद को अनुस्वार होगा, हल प्रत्याहार पर में हो तो। अकारात् परम कोपि व्यंजन वर्ण स्यात्। शब्द के अंतिम माँ के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण होगा तो मा वर्णम अनुस्वारम भवति, मा वर्ण को अनुस्वार हो जाएगा। किंतु अंते यदि स्वरः अस्ति, किंतु अंत में यदि स्वर वर्ण होगा, आ ई उ कुछ होगा, तदा ऐसा नियम न युक्त भवति, तो यह नियम नहीं होगा। अर्थात फिर वो उस स्वर वर्ण में मिल करके वाक्य रचना कर देगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, हरिम धन वंदे, तो ये हरिम का माँ यहाँ नीचे लिखा हुआ है, तो इसको कहाँ होना चाहिए, ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा कि क्या होगा? तो ये आप समझ लीजिए कि मांत पद यदि आगे कोई स्वर वर्ण होगा तब तो ये मिलेगा उससे जाकर के, और यदि व्यंजन वर्ण होगा तो ये ऊपर जाकर के बैठ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, री के अंदर एक डॉट लगा हुआ है, तो यदि आगे कोई स्वर वर्ण होगा तो स्वर से मिल जाएगा, और यदि व्यंजन वर्ण होगा तो अनुस्वार होकर के रख जाएगा। पूरे शब्द लेखन और रचना में कहीं भी आपको इसके बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए, सत्यम धन बध है, तो ये जो सत्यम बध है, तो सत्यम बध में जो माँ नीचे था, ये ऊपर अनुस्वार हो गया, इसको यहाँ नीचे होना है ऐसे, सत्यम धन बध। तो ये जैसे यहाँ है तो इसको क्या हो जाएगा, सत्यम बध, ये बिंदी ऊपर हो जाएगी, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सत्यम बध ऐसे लिखाएगा। इसके बाद कार्यम धन कुरु है, तो कार्यम का जो माँ है, यह माँ आगे क्या हो जाएगा, अनुस्वार होकर के यहाँ बिंदी लग जाएगी। तो ये देखिए, कार्यम कुरु के अंदर बिंदी लगी हुई है। अब यदि इनको यहाँ तो क्या हुआ कि इनको कोई स्वर वर्ण नहीं मिला, इसलिए ये अनुस्वार होकर के ऊपर लिखा गए। लेकिन यदि इनको कोई स्वर वर्ण मिल जाएगा तो उसका कोई उदाहरण बताइए। तो देखिए, एक शब्द मैं लिखता हूँ, सत्यमिच्छति। सत्य आगे यह है सत्यम, और इसके बाद आगे यदि इच्छति मिल जाएगा, इच्छति हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, ये जो माँ है इससे मिल करके क्या बन जाएगा, सत्यमिच्छति। पूरा वाक्य रचना ऐसे लिखाएगा फिर, सत्यमिच्छति। आगे स्वर मिलेगा, तो ये जो व्यंजन वर्ण का माँ है, ये क्या है, उस ई से, ऊ से, री से, री से मिल करके वाक्य रचना कर देगा, तो सत्यमिच्छति इस प्रकार का वाक्य बन जाएगा। अब देखिए, व्यंजन अनुस्वार संधि आपने समझ लिया है। अब हम आपको लत्व और परसवर्ण बता देते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, तोरली। तवर्गस्य लकारे परे परसवर्ण स्यात्। तवर्गस्य लकारे परे, तवर्ग के बाद ये लकार पर में हो तो परसवर्ण रूप एक आदेश होगा। परसवर्ण यानी कि बाद वाले रूप में जाकर के वो मिल जाएगा। जैसा भी आगे यदि ला होगा तो ला बन जाएगा, यदि ता होगा तो ता बन जाएगा। परसवर्ण का मतलब ये है कि जो भी वर्ण होगा उसी के रूप में जाकर के मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे तल्लयः ततधन लयः, तो आगे ये परसवर्ण यानी कि लयः, ये जो पद है ये पर है, और तत् जो है पूर्व है, तो लयः वाले स्वरूप में जाकर के मिल जाएगा। तो तत् का जो ता था, ये ता लयः के का ला बन गया, तल्लयः। विपद में जो दा था, ये आगे यहाँ ला बन गया, विपल्लीनः। महान का जो ना था, ये ला बन गया, महान लाभः। ततधन लीनः तल्लीनः। इसको क्या कहते हैं, परसवर्ण। पर वाले दूसरे के रूप में जाकर के मिल जाना। उत्धन लासः उल्लासः, जैसे यहाँ ये एक वाक्य और है, उल्लासः। इस प्रकार से आपकी ये जो व्यंजन संधि है, ये सभी भेदों के सहित मैंने आपको पढ़ाया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनेंगे, तो यहाँ हम आपको अभ्यास के लिए 10 प्रश्न दे देते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रश्नों का आप स्वयं विस्तार करेंगे और उनका कंठस्थीकरण करेंगे, ऐसी अपेक्षा हमारी रहेगी। अब
प्रश्नों को घुमा फिरा करके पूछना ये परीक्षक और एग्जामिनर के अधिकार क्षेत्र की बात है, वो कैसे पूछते हैं, लेकिन कुछ हमने आपको दिए हैं उदाहरण संकेत रूप में। देखिए, पहला है इश्चुत्व संदेह उदाहरणम अस्ति। इश्चुत्व संधि का उदाहरण है, तो अभी आपने पढ़ा है, मालूम है आपको, गणेशा में इश्चुत्व संधि नहीं है, हरिम बंदे में भी नहीं है, तल्लीना में भी नहीं है, ये रामस चिनोति में सा हुआ है। ये है आपका सही उत्तर, रामस चिनोति। अब व्यंजन संधि उदाहरणम नास्ति, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं हो सकता है? तो देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कोई एक नहीं होगा। तल्लय तद्धनलय, ये व्यंजन संधि है। नरेंद्र नरधन इंद्र नरेंद्र, ये व्यंजन संधि नहीं, गुण संधि है। विपल्लिना व्यंजन है, लब्धा व्यंजन है, अर्थात इसका सही उत्तर नरेंद्र ही होगा। सविग्रहम संधेर नाम लिखत, विग्रह करके संधि का नाम लिखिए। तत्परः, तो तदधन परः, तत्परः आपको बताना है। षड एव पदस्य संधि विग्रहम कुरुत, इस पद का विग्रह करिए। संधि तो सट धन एव टाकोडा हो गया, सडेव, ये व्यंजन संधि है। अनुस्वार विधायकम सूत्रम लिखत, किस सूत्र से अनुस्वार होता है? तो आपको भी बताया है मैंने, मोनुस्वारः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात्, मान्त पद को अनुस्वार करता है। खर प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र हल, ये जो है खर प्रत्याहार इसके बीच में आ जाएगा। पर सवर्ण विधायकम सूत्रम लिखत, पर सवर्ण किस सूत्र से होता है? तो अभी आपको बताया, तोरली तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण स्यात्, तवर्ग लकार पर में हो तो पर सवर्ण होता है। ष्टुत्व विधायकम सूत्रम लिखत, ष्टुत्व किस सूत्र से होता है? तो ष्टुनाष्टु आपने अभी पढ़ा है। दिग्गजः ससूत्रम संसाध्यताम, उड्डयनम ससूत्रम संसाध्यताम, ये दो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। यहाँ इनको बता पाना सरल नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाती है तो इसको अपलोड करने में भी कठिनाई होती है। इनका आप स्वयं अध्ययन करें अपने पाठ्य पुस्तकों से, और सूत्र 2 3 4 सूत्र इसमें जो लगेंगे उनको देख करके आप बढ़िया इसकी प्रॉपर तैयारी करें। और परीक्षा के दृष्टि से, स्वाध्याय के दृष्टि से आपके लिए यह पाठ्य सामग्री सहायक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी छात्रों को और व्याकरण के अध्ययन के इच्छुक अन्य कोई भी हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के, व्याकरण से संबंधित जिनको व्यंजन संधि से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए थी, उनको सरल ढंग से बताने का मैंने प्रयास किया है। आप सभी को धन्यवाद। पुनः किसी दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।